आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा अजीब है और काफी रहस्यमयी भी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो स्रोत आज हम खंगालने वाले हैं वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। सही कहा। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई शहर की, मतलब एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं है। हाँ, जहाँ रात के 2 बजे भी आपको सड़कों पर ट्रैफिक मिल ही जाएगा। बिल्कुल। लोकल ट्रेन की धड़कन कभी रुकती नहीं है, लोगों की भागदौड़ हमेशा चलती रहती है। लेकिन इसी कंक्रीट के जंगल के ठीक बीचों बीच एक जगह ऐसी है जहां रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। आप आर्य फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आर्य जंगल। दिन के समय जो जगह एक खूबसूरत, हरी भरी और शांत जन्नत जैसी लगती है, जहाँ लोग ताजी हवा के लिए जाते हैं। और वही जगह सूरज ढलते ही एक ऐसा खौफनाक रूप ले लेती है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आज का हमारा ये गहन विश्लेषण फैक्ट क्राइम आरजे चैनल और योगी द्वारा शेयर किए गए कुछ बेहद रहस्यमयी स्रोतों पर आधारित है। और योगी ने जो डिटेल्स शेयर की हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे इस आधुनिक और भागदौड़ भरे शहर के बीच एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं और कथित तौर पर लोग अचानक गायब हो जाते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस पूरे विषय में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो है इसका कंट्रास्ट, यानी इसका विरोधाभास। कंट्रास्ट से आपका मतलब है दिन और रात का फर्क? हाँ, और उससे भी ज्यादा। एक तरफ मुंबई जैसा शहर है जो पूरी तरह से तकनीक, लॉजिक और आधुनिकता पर चलता है। बिल्कुल, एकदम फास्ट लाइफ। और ठीक उसके दिल में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जो इंसान को उसकी सबसे पुरानी और आदिम भावनाओं की ओर धकेल देता है। मतलब अज्ञात का डर? एकदम सही। अगर हम दिन के आरे जंगल और रात के आरे जंगल की तुलना करें तो मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये 2 बिल्कुल अलग दुनिया है। दिन की रोशनी में जो पेड़ सुकून देते हैं, रात के अंधेरे में वही चीजें एक डरावनी भूल भुलैया बन जाती हैं। जब हम फैक्ट क्राइम आरजे के इन सोर्सेस का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये केवल एक रैंडम डरावनी कहानी नहीं है। तो ये क्या है? ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि भौगोलिक परिस्थितियां और अंधेरा हमारे दिमाग के साथ किस तरह के खेल खेल सकते हैं। योगी की जो रिपोर्ट है उसमें एक बड़ा ही अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। वो सफेद कपड़ों वाली महिला का पैटर्न? हाँ, वही। कई बाइक चलाने वालों और कैब ड्राइवर्स ने एक ही तरह का दावा किया है। उनका कहना है कि देर रात आ रहे के उस सुनसान रास्ते पर उन्हें सड़क के किनारे एक औरत दिखाई देती है। और इस दावे में एक डिटेल बहुत ही स्पेसिफिक है कि वो औरत पूरी तरह से सफेद कपड़ों में होती है। अब ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में पुरानी हॉरर फिल्मों का क्लीशे आता है। सफेद साड़ी वाली चुड़ैल वाला क्लीशे। सच में, मतलब क्या हम इसे सिर्फ एक अफवाह या किसी का वहम मानकर सीधे खारिज नहीं कर सकते? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है। जब भी सफेद कपड़े का जिक्र आता है तो हमारा लॉजिक उसे तुरंत एक फिल्मी कहानी मान लेता है और खारिज कर देता है। तो फिर इसमें अलग क्या है? अगर हम इस क्लीशे से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो दिलचस्प बात ये नहीं है कि उसने क्या पहना है। अच्छा। दिलचस्प बात वो है जो फैक्ट क्राइम आरजे के एपिसोड में खास तौर पे हाईलाइट की गई है, उस आकृति की स्थिरता। स्थिरता मतलब उसका बिना हिले डुले खड़े रहना? बिल्कुल। ड्राइवर्स का कहना है कि वो औरत बिल्कुल एक मूर्ति की तरह खड़ी रहती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट में पढ़ा था। ये साफ तौर पर मेंशन है कि वो कोई लिफ्ट नहीं मांग रही होती, ना ही वो चल रही होती है, बस अंधेरे में एक पुतले की तरह स्थिर रहती है। पर इसमें ऐसा क्या है जो इंसान को इतना डरा देता है? इसे ऐसे समझें जैसे हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया हो। सॉफ्टवेयर क्रैश? वो कैसे? देखिए, हमारा इंसानी दिमाग लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद पैटर्न और हरकतों को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हम खतरों को भांप सकें। हाँ, जब कोई रात के अंधेरे में गाड़ी चला रहा होता है तो उसका सबकॉन्शियस दिमाग लगातार सड़क पर और आसपास की हिलती हुई चीजों पर नजर रखता है कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा या कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही। लेकिन जब अचानक से एक पूरी तरह स्थिर सफेद आकृति दिखाई देती है जो उस प्राकृतिक वातावरण से बिल्कुल मेल नहीं खाते, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, दिमाग समझ नहीं पाता कि ये क्या है। इस स्थिति में दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल शॉक। हाँ, प्रकृति में कोई भी चीज इतनी एकदम स्थिर नहीं होती, खासकर कोई इंसान। ये अस्वाभाविक स्थिरता ही डर को कई गुना बढ़ा देती है क्योंकि ये सामान्य नियमों के खिलाफ है। और शायद सफेद रंग भी इसमें एक रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल। अंधेरे में सफेद रंग रोशनी को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है
वो आकृति एकदम से आंखों में चुभती है और अंदर के सबसे गहरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगा देती है। मतलब दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि सामने जो है वो आखिर है क्या। सही कहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। योगी के सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ दूर से देखने तक सीमित नहीं है। हाँ, असली डर तो तब शुरू होता है जब लोग रिएक्ट करते हैं। जब भी कोई ड्राइवर मदद करने के इरादे से या मान लीजिए सिर्फ जिज्ञासावश अपनी गाड़ी रोकता है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो औरत अचानक हवा में गायब हो जाती है। पलक झपकते ही कुछ नहीं बचता। और स्रोतों में सिर्फ इस सफेद कपड़े वाली औरत के दिखने का जिक्र नहीं है, लोगों के गायब होने की भी बात है। हाँ, रात के समय इस जंगल से लोगों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की बातों का भी साफ उल्लेख किया गया है। और ये जो गायब होने की बात है वो इस पूरे मिथक को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। वो कैसे? जब लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं कि अरे जंगल से इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, तो उस रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान के मन में एक पूर्व निर्धारित डर बैठ जाता है। एक तरह की प्री कंडीशनिंग हो जाती है। इसे साइकोलॉजी में प्राइमिंग कहते हैं। दिमाग पहले से ही उस खौफनाक स्थिति के लिए तैयार होता है। तो जब वो वहां से गुजरते हैं, तो जब किसी को कोई अजीब सी परछाई दिखती हैं या किसी पेड़ की टहनी पर रोशनी पड़ने से कोई सफेद रिफ्लेक्शन बनता है, तो वो पहले से डरा हुआ दिमाग उसे तुरंत उसी सफेद कपड़े वाली औरत के रूप में डिकोड कर लेता है। और फिर वो डर हकीकत लगने लगता है। ये एक साइकिल बन जाता है। डर से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से वो डर और भी पक्का हो जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये मामला सिर्फ किसी आकृति के दिखने या फिर दिमाग के प्राइम होने और आंखों के धोखे तक ही सीमित होता, तो हम आसानी से कह सकते थे कि 100% मनोवैज्ञानिक है। हाँ, हम इसे साइकोलॉजिकल बताकर खत्म कर सकते थे। लेकिन योगी और फैक्ट क्राइम आरजे दोनों के स्रोतों में एक ऐसा एंगल है जो इस थ्योरी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। आप तकनीकी विफलताओं की बात कर रहे हैं? जी, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ विज्ञान और आधुनिक तकनीक भी फेल होती हुई नजर आती है। बात सिर्फ कुछ दिखने की नहीं है। यहाँ 3 ऐसी क्रिटिकल घटनाओं का जिक्र है जो एक साथ घटती हैं। बिल्कुल। चलिए पहली घटना से शुरू करते हैं। जैसे ही गाड़ियां उस खास जगह के करीब पहुंचती हैं, उनका चलता हुआ इंजन अचानक काम करना बंद कर देता है। और वो भी बिना किसी मैकेनिकल खराबी के। बिना किसी खराबी के। ये कैसे मुमकिन है? ये इस पूरे रहस्य का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम आज के इंसान की बात करें तो उसके लिए उसकी गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है। वो एक स्पेस है, एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। जब कोई एक सुनसान अंधेरे जंगल के बीचों बीच होता है, तो गाड़ी के बंद शीशे और चलता हुआ इंजन उसे बाहरी दुनिया और किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षित महसूस कराते हैं। तो इंसान को लगता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो बस एक्सेलरेटर दबाकर वहां से निकल जाएगा। भागने की क्षमता का छिन जाना है। सही कहा। इंजन का अचानक बंद हो जाना उस सुरक्षा कवच के टूटने जैसा है। इंसान अचानक एक तेज गति से पूरी तरह से स्थिरता में आ जाता है। और ये ठहराव डराता है। ये अचानक आया ठहराव एक गहरी लाचारी और भय की भावना पैदा करता है। जिस मशीन पर इंसान का पूरा कंट्रोल था, वो अब सिर्फ एक लोहे के डिब्बे में तब्दील हो जाती है। और इंसान उस डरावने माहौल में कैद होकर रह जाता है। और ये लाचारी तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब इस सीक्वेंस की दूसरी घटना घटती है। दूसरी घटना? मतलब सोचिए, जैसे ही इंजन बंद होता है, इंसान का पहला रिएक्शन क्या होता है? वो तुरंत अपना फोन निकालता है। हाँ, किसी को कॉल करने के लिए। लेकिन स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ठीक उसी वक्त मोबाइल फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह से चला जाता है। स्क्रीन पर सीधे नो सर्विस लिखा आ जाता है। आज के समय में जब हम 24 घंटे दुनिया से जुड़े रहते हैं, तो अचानक नेटवर्क का जाना कैसा महसूस होता होगा? ये सच में भयानक है। फोन आज के दौर में हमारा समाज से जुड़े रहने का एकमात्र अम्बिलिकल कॉर्ड है। एक तरह की लाइफलाइन। हाँ, जब गाड़ी रुकती है तो इंसान अपनी मोबिलिटी खोता है, लेकिन जब फोन का नेटवर्क जाता है तो वो अपनी उम्मीद खो देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान अचानक से एक आधुनिक दुनिया से कटकर सीधे पाषाण युग में पहुंच जाता है। वो पूरी तरह से अकेला और असहाय हो जाता है। ऐसी पूर्ण अलगाव की स्थिति में, यानी आइसोलेशन में, दिमाग का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट करने लगता है। और शायद यही वजह है कि इसके बाद तीसरी घटना घटती है। फुसफुसाहट वाली बात। हाँ, जो लोग वहां फंसते हैं उनका दावा है कि गाड़ी बंद होने और नेटवर्क जाने के बाद बाहर अंधेरे जंगल से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ बोल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में कोई आवाजें होती हैं? इसे समझना बहुत दिलचस्प है।
जब संचार टूट जाता है और इंसान खुद को पूरी तरह से खतरे में महसूस करता है तो इसे एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल स्टॉर्म कहा जा सकता है। मतलब डर और अकेलेपन का एक तूफान। हाँ, अत्यधिक तनाव और डर की स्थिति में हमारा दिमाग किसी भी छोटी सी ध्वनि को खतरे के रूप में कई गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इसके लिए कोई टर्म भी है ना? जी, इसे ऑडिटरी पेरिडोलिया कहते हैं, यानी आवाजों में पैटर्न ढूंढना। जैसे हम बादलों में शक्लें ढूंढते हैं, वैसे ही आवाजों में शब्द ढूंढना। बिल्कुल। जंगल में हवा के चलने से पत्तों की जो सरसराहट होती है या छोटे कीड़े मकोड़ों की जो प्राकृतिक आवाजें होती हैं, उस भयंकर तनावपूर्ण और शांत माहौल में डरा हुआ इंसान उन आवाजों को इंसानी फुसफुसाहट जैसी समझने लगता है। क्योंकि दिमाग को हर तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा नजर आ रहा होता है। हमारा दिमाग हर आवाज को एक थ्रेट की तरह डिकोड करने लगता है। ये सच में एक भयानक स्थिति की तस्वीर पेश करता है। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सोचिए, एक सुनसान सड़क, कोई गाड़ी का इंजन नहीं चल रहा, फोन पर कोई नेटवर्क नहीं है, और बाहर से हवा की आवाज भी ऐसी लग रही है जैसे कोई बुला रहा हो। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि स्थानीय लोग इन बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं। फैक्ट क्राइम आरजे के एपिसोड में जो चेतावनी दी गई है वो भी इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी का जिक्र है कि जो लोग इस आरे जंगल के आसपास पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वे इस रास्ते को लेकर बहुत सख्त हैं। उनकी एक स्पष्ट हिदायत है कि रात 12 बजे के बाद इस रास्ते से अकेले सफर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। और ये बहुत ही अहम पहलू है। स्थानीय लोगों की चेतावनियां और लोक कथाएं कभी भी यूं ही हवा में नहीं बनती। उनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वे पीढ़ियों के अनुभव और किसी न किसी तरह के वास्तविक डर का परिणाम होती हैं। अब अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो दिलचस्प बात यह है कि इन सभी भूतिया घटनाओं या तकनीकी विफलताओं की आज तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में आपको मिलेगा कि कोई दुर्घटना हो गई या कोई रास्ता भटक गया। पुलिस या सरकार कभी ये नहीं कहती कि यहाँ कोई भूत है या कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। पर इसके बावजूद लोग आधिकारिक रिकॉर्ड से ज्यादा उन स्थानीय कहानियों पर भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों? आप ही बताइए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्थानीय कहानियाँ एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म होती है। मतलब खुद को बचाने का एक तरीका। हाँ, हो सकता है कि भूत की कहानी सच न हो, लेकिन रात के समय उस घने जंगल में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, तेंदुए अक्सर वहाँ देखे जाते हैं, या फिर असामाजिक तत्व हो सकते हैं, कोई लूटपाट हो सकती है। तो लोगों को डराने के लिए भूत का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल। जब लोगों को डरा कर रोकना होता है तो यहाँ तेंदुआ आ सकता है। इससे ज्यादा असरदार ये कहना होता है कि यहाँ रात में सफेद कपड़े वाली औरत गाड़ी रोक लेती है। इंसान जानवर से उतना नहीं डरता जितना अनजान चीजों से डरता है। सही कहा। ये मिथ्रिक लोगों को उस खतरे वाले क्षेत्र से दूर रखने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका बन जाता है। आधिकारिक सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय मान्यताएं हमेशा लोगों के व्यवहार पर ज्यादा गहरा और सीधा प्रभाव डालती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि आरे जंगल का ये रहस्य सिर्फ एक साधारण डरावनी कहानी नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे स्थानीय मान्यताएं, इंसानी डर और कुछ अनसुलझी घटनाएं आपस में मिल जाती हैं और वो मिलकर एक ऐसा मिथक तैयार करती हैं जो तकनीक और आधुनिकता पर भी भारी पड़ता है। जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम चाहे कितनी भी आधुनिक दुनिया में रहें, हमारे ही शहरों के बीच कुछ ऐसे कोने हो सकते हैं जो तर्क और विज्ञान की समझ से परे हैं। ये जगहें हमें अज्ञात का सम्मान करना सिखाती हैं। बिल्कुल। हम अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें और नई नई तकनीकें बनाकर हमने प्रकृति पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें जमीन पर लाती हैं। हाँ, आज की ये दिलचस्प चर्चा फैक्ट क्राइम आरजे और योगी के उन बेहतरीन स्रोतों की वजह से मुमकिन हो पाई जिन्होंने इस रहस्य के इतने अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने रखा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। वो क्या? हम ये मान लेते हैं कि डर इंसान के दिमाग का वहम है, परछाइयां आंखों का धोखा हो सकती हैं और आवाजें हवा का खेल। विज्ञान भी यही कहता है। लेकिन जब एक ही विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर अलग अलग लोगों के मोबाइल नेटवर्क अचानक काम करना बंद कर दें और ठीक उसी समय अच्छी भली गाड़ियों के इंजन रहस्यमयी तरीके से रुक जाएं, तो क्या ये सिर्फ इंसानी डर हो सकता है? या फिर क्या ये संभव है कि
उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कोई ऐसा अज्ञात चुंबकीय या प्राकृतिक खिंचाव मौजूद है जिसे हमारा विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। बिल्कुल। क्या पता वहां जमीन के नीचे कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम कर देती हो। ये सच में बहुत ही सोचने वाली बात है। जिसे हम आज तक भूत या पैरानॉर्मल मान रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसे डिकोड करने की तकनीक अभी हमारे पास नहीं है? यही वो विचार है जो इस रहस्य को और भी रोमांचक बना देता है। इस सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो एक बार जरूर सोचिएगा कि अंधेरे में और क्या छिपा हो सकता है।